तो कंडीशंस जो हैं वो इस तरीके से हैं आपकी कुछ, जैसे नो सॉल्यूशन जो है, अगर आपके पास नो सॉल्यूशन आता है तो उसकी कंडीशन है आपका a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। क्लियर? नो सॉल्यूशन की कंडीशन ये है। फिर आपका आता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन कौन सी है आपके पास? a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। और तीसरा आता है आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन होती है आपका a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c। क्लियर? ये हमारे पास कंडीशंस है। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन है हमारे पास पहला, यहाँ पे ये फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। बताइए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशंस। अगर इस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशंस आएंगे तो आपको बताना है कि k की वैल्यू क्या आएगी। अब यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन लगाओ, सॉल्व करके बताओ। देखो आप, उसने क्या बोला है, कैसे सॉल्यूशंस हैं? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यही कंडीशन होती है ना। a1 का काम कौन कर रहा है? 1 ना, a1 1 है, b1 माइनस का 2 है, और c1 आप -3 ले लो, a2 आप 3 ले लो, b2 आप k ले लो, और c2 आप -1 ले लो। तो a1 यानी कि 1/3 इज नॉट इक्वल टू b1 कितना, -2/k। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो k इज नॉट इक्वल टू -6 ना। बस यही आंसर है। k की वैल्यू -6 नहीं हो सकती, उसके अलावा जो चाहे वो हो सकती है भाई। इसीलिए तो मैंने आपको ये कंडीशंस बताई थी अभी। ये जो तीनों कंडीशंस हैं वो इसीलिए तो बताई थी आपको। आई बात समझ में? ये हो गया आपका। ठीक है? क्लियर? ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट, find the value of k for which the following pair of the linear equation has infinite many solutions। has infinite many solutions। has infinite many solutions का मतलब क्या हो गया आपका? कोइंसिडेंट लाइंस, है ना। 1.5 मिनट का समय है आपको, फटाफट से चेक करो कोइंसिडेंट लाइन का क्या होता है। सब इक्वल होते हैं, लग दो इक्वल सबको, निकाल लो k की वैल्यू। कुछ भी ले लो, अगर दोनों तरफ इक्वल के बाद ले रहे हो तो दोनों तरफ को इक्वल के बाद ले लो, या इस तरफ ला के ले लो। A2 को k+1 ही लेना। a2 को k+1, हाँ।
आया भाई आंसर कुछ? किसी दो को सॉल्व कर लो ना यार। ये माइनस का 3 आ रहा है, किन्हीं भी दो को सॉल्व कर लो ना आप बस। इसमें उसने बोला कि इनफाइनाइट वैली सॉल्यूशंस हैं, तो आपका a1 अपॉन कंडीशन आएगी a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन आनी चाहिए आपकी। तो आपने a1 क्या रखा 2 अपॉन यहाँ से k प्लस 1 इज इक्वल्स टू b1 क्या है माइनस का 3 अपॉन 1 माइनस का 2k इज इक्वल्स टू c 7 अपॉन 5k माइनस 4। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप दोनों में माइनस लगाओगे तो कट जाएगा वो तो। c1 अपॉन c2 में माइनस भी लगाया अगर आपने तो कट जाएगा ना वो तो। ठीक है, अगर आप इधर ले जाते हो तो -7 लिखते हो तो यहाँ पे भी तो माइनस लिखना पड़ेगा। अच्छा तो अगर आप क्या, हाँ, इन दोनों को सॉल्व करो एक साथ, कितना आता है 1 माइनस 2k इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस का 3k प्लस 1। सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 2 माइनस का 4k इज इक्वल टू माइनस का 3k माइनस का 3। इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो 5 इज इक्वल टू k। ठीक है, अगर आपने बोला कि सर बाई चांस इसकी बजाय हम इसको ले लेते तो क्या होता, जैसे आप किन्हीं भी दो को ले लो और किसी दो को लेके बताओ मुझे किस किस को ले, पहले तीसरे को, पहले तीसरे को, पहले तीसरे को, पहले तीसरे को लिया होता आपने 2 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन 5k माइनस 4 मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 10k माइनस 8 इज इक्वल टू 7k प्लस का 7। सॉल्व करके देखना जरा कितना आ रहा है, इसको ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सेवन के प्लस 7 ये धर गया 3k इज इक्वल टू 15। 5 आंसर आ जाएगा आपका। आगे बात समझ में, पहले दूसरे और तीसरे को लिया होता तो भी सेम ही आंसर आता। ठीक है, माइनस का 15 के बच गया। ओके, दो से करना सॉल्व जरूरी है कि एक से करना? एक से करो, क्वाड्रेटिक हो जाती है तब दो से करना जरूरी होता है। बाई चांस किसी एक जगह पे 2 डिग्री का होता एक्स के स्क्वायर होता तब दोनों से करना होता, उसमें चेक करते हैं, उसमें फिर दो आंसर आते एक को रिजेक्ट कर देते। अगर यहाँ के स्क्वायर होता तो फिर तो के की दो वैल्यू आ जाती ना हमारे पास, तो उस केस में तो वहां एक ही आती, यहाँ दो आती, तो इसमें से एक को हटाते फिर कौन सी वाली है। ठीक है, डन। कितना आंसर आ रहा था तुम्हारा अंकल? अगला बताना, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। हाँ हाँ वही है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं इसकी बात करूं आपसे तो यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस तो वही कहानी चलेगी 1 अपॉन के प्लस 1 इज इक्वल्स टू के प्लस 1 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू माइनस का 5 अपॉन 1 माइनस 8 के। अब आ गया ना, इसमें आ गया ना वो होल स्क्वायर वाला एंगल। तो मेरे को क्या ही नहीं मेरे पास। अब होल स्क्वायर वाला एंगल आ गया। अब अगर आप इन दोनों को लेते हो तो कितना हो जाएगा, ये के प्लस 1 का 9 यानी कि k प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस का 3। भाई स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस लगाओगे, तो k प्लस 1 अगर आपने 3 लिया और k प्लस 1 अगर आपने -3 लिया तो ये आ जाएगा
प्लस माइनस लगाते हैं ना, स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। के इक्वल्स टू -4, दो वैल्यू आ गई यहाँ से। तो अब आप किस किस को लेना चाहते हो? अगर आप इसको और इसको लेते हो तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 1/k+1। इसमें कितना आंसर आ रहा है? इसमें 1/k+1 इज इक्वल्स टू माइनस का 5/1 -8k। 1 -8k इज इक्वल्स टू -5k -5। ये 3k इज इक्वल्स टू 6, k इक्वल्स टू 2। मुझे k 2 और 2 तो मैच कर गया, ठीक है। क्या 2 पे ये भी वैल्यू मैच कर रही है? 2 + 1 3, 3/9 इज 1/3। और ये कितना आ रहा है? 2 रखते ही चेक करो इसको, चेक एट k इक्वल्स टू 2। देखो 4 तो आंसर आ नहीं सकता -4, क्योंकि -4 पे ये सेटिस्फाई नहीं होगा। तो -4 तो आंसर है नहीं आपका। तो बताया था ना मैंने, रिजेक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये तो रिजेक्ट हो ही गया, ये तो आंसर में आएगा ही नहीं। अब इस पे ये बराबर होंगे ही नहीं सभी। अब हम देख लेते हैं, बीच वाला भी बराबर होना चाहिए 2 पर। हाँ 2 पे देखो ये बराबर हो रहा है क्या? तो ये k+1 यही बच गया ना बस अपने पास, माइनस का 5/1 -8k। तो 3/9 इज इक्वल टू -5/, माइनस का 15 आ गया 1/3। तो 2 इज द राइट आंसर। तो k इक्वल टू 2 द फाइनल आंसर, ठीक है ना। आई बात समझ में कैसे रिजेक्ट होता है? क्लियर? तो आप सिर्फ एक देख के बताओगे तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए, अगर एक देख के बता दोगे आप तो। ओके, ये था हमारा। नेक्स्ट, find the value of a and b for which the following pair of linear equation has an infinite number of solutions. Find the value of a and b for which the following pair of linear equation has an infinite many solution. बताओ अगर क्या आंसर आएगा। ए और बी की वैल्यू तभी तो निकालनी है, ए और बी की वैल्यू तभी तो आएगी। दो इक्वेशन आ जाएंगी, दो इक्वेशन आ जाएगी ना, एक 1 और 2 को ले लेना, एक 1 और 3 को ले लेना, या 2 और 3 को ले लेना। दो इक्वेशन आ जाएंगी ए बी की। सब्स्टिट्यूशन मेथड। और ये क्या हो गया आपके पास? 7/3a + b - 2। भाई इतना तो हो ही गया ना इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए। अब आगे क्या हो जाएगा? इन दोनों को सॉल्व कर लो साथ में आप पहले। तो 2a + 2b इज इक्वल टू 3a - 3b। ये इसको इधर ले आओ, आप इसको इधर ले जाओ, देन 5b इज इक्वल टू a। पहली इक्वेशन तो यही आ गई आपकी। दूसरी क्या आ जाएगी? दूसरी में आप इसको और इसको पहली और इसको सॉल्व कर लो। इसके लिए आप इसको और इसको सॉल्व कर लो, किसी को भी कर लो, आपकी मर्जी है, इसको या इसको, इसको या इसको। तो ये कितना आ जाएगा? फिर इसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2/a - b, 7/3a + b - 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6a + 2b ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे ना। अरे क्या करता रहता है, अरे भाई ये कैसे काम चलेगा ऐसे। ये कितना हो गया? 9b इज इक्वल टू a की जगह क्या है? तो पुट a इक्वल्स टू 5b। तो 9b माइनस का 4 इक्वल्स टू 5b। इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ, कितना हो गया? 4b इज इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू कितना आ गया? 5। अब आप चाहो तो बेशक चेक कर सकते हो यहाँ पे,
क्या किया भाई? नहीं आई बात समझ में? आ गई? बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। हाँ, अब आप चेक करके देखो जरा, ए को 5 और बी को 1 रख के पहली वाली पे रखोगे तो कितना आ जाएगा? 2/5 माइनस 4। दूसरी वाली पे रखोगे तो कितना आ जाएगा? 3/6 बराबर होते हैं। और अगली वाली पे रखोगे तो 7/5 15 और एक 16 माइनस का 2 14। देख लो बराबर आ रही। -7 नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ बराबर था ना, तो आपने दोनों तरफ इक्वल वाला ले लिया। दोनों तरफ इक्वल वाला लिया। हाँ जी, ठीक है। तो इसका मतलब यही आंसर है आपके पास। आ रही है बात समझ में? नो सॉल्यूशन के की वैल्यू बतानी है। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है आपका? A1 upon A2 is equal to B1 upon B2, which is C1/C2। इसका कोई यूज ही नहीं है, तुम बताओ। हम्म, आ रहा है कुछ यूज? so 5/15 को वो कर सकता है क्या कर सकते हैं जी? शॉर्टर फॉर्म में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 1/3 इज इक्वल टू 2/k। कितना हो गया? k इक्वल टू, और जब आप इसमें जाओगे तो कितना हो जाएगा ये? 2/k इज नॉट इक्वल टू 1/3। k इज नॉट इक्वल टू 6। ये आ गया ना? ये आएगा नहीं आएगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बताओ। नॉट इक्वल टू है ना यूनिक में तो नो। अब उसने बोला k इक्वल टू 6 आ रहा है, लेकिन जब मैंने नॉट इक्वल टू वाला देखा तो उसने बोला कि k 6 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर k 6 हो गया, अगर आपने बोला कि इफ तो C1 upon k इक्वल टू 6 है, तो जो दूसरी वाली इक्वेशन है वो आपकी 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 15, और 3 कॉमन लिया तो x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। ये और ये दोनों, सॉरी 2y सेम हो गई ये इक्वेशन, तो मतलब कोइंसिडेंट बन जाएंगी ये तो। इसका मतलब ये लाइंस कभी भी नो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल में तो नो सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब ये है कि k की कोई भी वैल्यू पे ये बराबर आपका नो सॉल्यूशन नहीं दे सकती है। ठीक है, आंसर देयर ये कोइंसिडेंट इज नो वैल्यू ऑफ k हो जाएगी ना। ऑफ k, हाँ, फॉर नो सॉल्यूशन। और नहीं तो सेम हो गया ना। A1 upon A2 B1 upon k B2 इक्वल्स टू C1 सिक्स upon पे, अगर k आपका इफ k इक्वल्स टू 6 है तो ये आपकी हो जाएगी कोइंसिडेंट। हाँ जी, हाँ तो उसने तो नो सॉल्यूशन बोला है ना, क्वेश्चन में तो नो सॉल्यूशन बोल रखा है। अगर k आपका अदर देन 6 होता है,
अदर देन 6, तो ये कैसी हो जाएंगी आपकी यूनिक लाइंस, यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन ये नो सॉल्यूशन कभी नहीं आ सकता, ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहाँ से के की कोई भी वैल्यू, वर्षा आगे बात समझ में नहीं आई, क्लियर है पॉइंट। तो के की किसी भी वैल्यू पे कोइंसिडेंट नहीं है। के की 6 पे ओनली, अगर के 6 होगा तो ही कौन सी कोइंसिडेंट आएगी, अदरवाइज हर जगह यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। नो सॉल्यूशन, के को 1 रख दें तो नहीं आएगी, यूनिक आएगी। अगला के इक्वल्स टू -1 आ रहा है, नो सॉल्यूशन में 3k + 1 अपॉन के स्क्वायर + 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन k - 2 इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 5, -2 अपॉन -5 है तो कट जाएगा, तो माइनस तो है ना। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3k + 1 इंटू k - 2 इज इक्वल टू 3k स्क्वायर + 1, क्लियर। ये कितना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इनको, और ये कितना हो गया 3k स्क्वायर, k और माइनस का 6 के तो माइनस का 5k माइनस का 2 इज इक्वल टू 3k स्क्वायर + 3, यही आ रहा है भाई। 3k स्क्वायर से 3k स्क्वायर तो कट गया, -5k इज इक्वल टू 5, k इक्वल्स टू -1, k इक्वल्स टू -1 आ गया आपका। अब आप इसमें देख लो कहीं ऐसा तो नहीं है -1 की मना कर रहा है वो, 19/2 नहीं है। ये हो गया 3 अपॉन k - 2, मेरा तो आ ही नहीं रहा 19, अच्छा यहाँ से आ रहा होगा ना आपका, आपका k -1 नहीं आना चाहिए बस, हाँ उसने बोला है k इक्वल टू 1 पे इसका नो सॉल्यूशन आएगा, क्लियर। उसने क्या बोला है, k इक्वल टू 1 पे इसका नो सॉल्यूशन आएगा, तो आपका k इक्वल टू -1 नहीं आना चाहिए बस। तो यहाँ से चेक कर लो -1 तो नहीं आ रहा है, तो 2k माइनस का 4 इक्वल टू 15, k इज नॉट इक्वल टू 19/4। उसने बोला कि भाई 19/2, उसने बोला k -1 आ रहा है, और एक तरफ बोल रहा है कि 19/2 पे उसको प्रॉब्लम है, हाँ रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो k -1 चाहिए ना, -1 पे प्रॉब्लम है क्या, जैसे पिछले क्वेश्चन में उसको प्रॉब्लम थी, पिछले क्वेश्चन में 6 पे ही प्रॉब्लम थी, 6 ही आंसर आ रहा था, लेकिन इसमें -1 आ रहा है, प्रॉब्लम उसको 19/2 पर है, तो कोई बात नहीं, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो सर इसके थोड़ी सॉल्यूशन है। अरे नो सॉल्यूशन है भाई उसका, k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया होमवर्क, इसको तुम लोग घर से कर लेना। ओ भाई ये तो तगड़ा क्वेश्चन है, ना 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 ना, इसको सॉल्व करो, ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, अभी समझ में आ जाएगा आपको, बताओ। नॉन जीरो मतलब ये डिफरेंट भी सकता है, नॉन जीरो मतलब जीरो सॉल्यूशन नहीं आ सकता इसका, नॉन जीरो का मतलब ये है एक्स और वाई की वैल्यू जीरो नहीं आ सकती है, दोनों करके देखना पड़ेगा। तो इसमें तो k की वैल्यू नहीं डालनी है ना। हाँ उसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन, मतलब आपको k की वैल्यू निकालनी है, लेकिन x और y जो है वो जीरो नहीं आ सकते, हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब ये है। मतलब k 0 नहीं आ सकता। अब वो आप सोच के बताओ मुझे, क्या अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको ये क्या है। अब ये आप बताओ, तो जीरो हो गया, फिर यूज क्या करेंगे इक्वेशंस हैज अ सॉल्यूशन, तो के भी जीरो नहीं आ सकता क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन बोल रहा है कि इक्वेशंस हैज अ सॉल्यूशंस है। बट नॉन जीरो सॉल्यूशंस, तो कोई भी यूज कर ले। नॉन जीरो सॉल्यूशन के अलावा उसके कुछ भी सॉल्यूशन आ सकते हैं, नॉन जीरो होना चाहिए, वो जीरो नहीं। पैरेलल में सॉल्यूशन आता है क्या, नहीं उसमें नो सॉल्यूशन हो जाता है, फाइनाइट तो इनफाइनाइट वाला कर लो या फिर यूनिक सॉल्यूशन, दोनों में से कोई भी यूज कर लो। अब देखो आप, बस शिक्षा है क्या?
आंसर आंसर तो 6 ही है। एक्सप्लेन कर सकते हो लेकिन हाँ सर, मैंने ऐसे कर दिया, देख लो आप। ऐसे कर दिया मैंने, सर ये किया होगा, देख लो। अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ लिख देता ना, सिर्फ इसका एक पार्ट तो ये हो गया जैसे हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन, दूसरा पार्ट में इसमें लिख देता ना हैज अ सॉल्यूशन, हैज सॉल्यूशंस, तो दूसरे पार्ट में क्या आंसर आता आपका के की वैल्यू? तब भी तो सेम है। नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब तो यही है, उसके बाद सॉल्यूशन। दूसरा पार्ट है सॉल्यूशंस। नॉन जीरो का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू जीरो नहीं आ सकती, लेकिन अब वो दूसरे में बोल रहा है कि एक्स और वाई की वैल्यू जीरो आ सकती है, तो बताओ ए की वैल्यू क्या आएगी? सीधी क्या आएगी? भाई जितना छोटा दिखता है ना ये, उससे ज्यादा खोटा है दूसरा क्वेश्चन बनाते ही। सर जब एक्स और वाई जीरो है तो तो के तो के zero भी है। तो जीरो आ जाएगा। चलो एक्सप्लेन कर लेते हैं, पहले रुको समझना बात को, पहले नॉन जीरो सॉल्यूशन पे चलते हैं। नॉन जीरो सॉल्यूशन है ना, नॉन जीरो सॉल्यूशन में आपको ये बात तो समझ में आ गई ना, एक्स और वाई जीरो नहीं होंगे, इसका मतलब एक्स और वाई जीरो नहीं है लेकिन सॉल्यूशन कुछ आ रहा है इसका। इसका मतलब लाइंस दो ही तरीके से सॉल्यूशंस देती हैं आपको, या तो यूनिक या फिर इनफाइनाइट मैनी। तो अगर इनफाइनाइट मैनी होता तो 3/k इज इक्वल टू 5/10 आता, 5/10 आता तो ये 1/2 टाइम्स कट जाता, k इक्वल टू 6 आता। ठीक है, इफ लाइंस हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इफ लाइंस हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्लियर। अब इस केस में ये लाइन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस दिखाएंगी, एक के ऊपर होकर एक निकल जाएगी। अब अगर वो दूसरे वाले पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूं, बोल रहा है हैज सॉल्यूशन, अब उसने कुछ नहीं बोला, हैज सॉल्यूशन बोला, हाँ तो तो के नो सॉल्यूशन को छोड़ के इसका मतलब के की ऑल रियल नंबर्स आर द सॉल्यूशन। हैज सॉल्यूशन में के की ऑल रियल वैल्यूज आर द सॉल्यूशन। अगर इसमें मैं बोल देता कि x जीरो y जीरो है, तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा इसको कि नहीं करेगा, बताना जरा, बताओ। जीरो जीरो इसके सॉल्यूशन है कि नहीं, दोनों इक्वेशन के। अगर आप दोनों में x जीरो y जीरो रखो तो LHS RHS बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, रख के देख लो आप, नीचे वाली में रख के देखना, आ रहा है। इसका मतलब ये x और जीरो और y जीरो अगर इसका सॉल्यूशन है, इज अ सॉल्यूशन, इज अ सॉल्यूशन है कि नहीं। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो भाई के कुछ भी रख लो आप, मतलब के अगर एग्जाम्पल के तौर पे है, अगर मैंने यहाँ के की जगह 5 लिखा तो 5 इंटू जीरो प्लस 10 इंटू जीरो कितना होता है, तो के आंसर आएगा नहीं आएगा, बताओ। अगर आपने यहाँ 6 इंटू जीरो प्लस 10 इंटू जीरो रखा तो जीरो आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब के इंटू जीरो प्लस 10 इंटू जीरो आप रख लो, ये हमेशा जीरो आएगा। तो के की क्या वैल्यू रखूं, बताना जरा भाई, कुछ भी रख लो आप, जीरो रख लो, 1 रख लो, -1 रख लो, 2 रख लो, -2 रख लो, ऑल रियल नंबर्स, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा तुमने आज, मैं सोच में पड़ गया था 1 मिनट को तो, ठीक है। तो के की आप कोई भी वैल्यू रख लो इसमें, इसकी ऑल वैल्यूज आपका आंसर आएंगे। आई बात समझ में, नहीं आई? तो इस क्वेश्चन के अंदर जो अच्छी बात है वो समझ में आ गई आपको, क्या है खास बात, क्या है? तो इस पॉइंट को भी लिख लेना साथ में, क्योंकि अगर बाई चांस बोर्ड वाला या आगे कल के चल के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला ये रखता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ भाई ये कहानी है इसमें। नॉन जीरो सॉल्यूशन ये मतलब नहीं कि लाइन है वो पैरेलल है। नहीं, पैरेलल लाइंस में तो सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब लाइन के सॉल्यूशन है पर वो नॉन जीरो है, मतलब यही हुआ ना। तो नॉन जीरो अगर है तो इसका मतलब या तो लाइंस ऐसी है या फिर लाइंस ऐसी है। भाई नो सॉल्यूशन में तो आंसर ही नहीं आता, वो नो सॉल्यूशन होगा ही नहीं। अगर आप उन दोनों को ग्राफ पे बनाओगे ना, के इक्वल टू 6 रख के, तो आप देख लो दोनों सेम बनेंगे। पैरेलल तो ये तब बनती है जब सी वाला पॉइंटर होता है, इसमें पैरेलल लाइंस तभी बनती है। C1/C2 होना चाहिए, कम से कम एक तो होना चाहिए कहीं ना कहीं, अदरवाइज तो कोई इंसिडेंट हो जाती है वो, क्योंकि वो सी जो है ना वो उसको ऊपर नीचे कर देगा।
आगे बात समझ में आपको किस तरीके से करेंगे इसको सॉल्व? यही थी कहानी इसके अंदर। अब आखिरी टॉपिक पे आ जाओ, वर्ड प्रॉब्लम। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना क्वेश्चन का क्या है ना? हाँ जी, वीडियो डालूंगा काट के यूट्यूब पे, आज तेरी वाली है। बच्चा पूछ रहा था रियल सोल्यूशन क्या होता है, रियल नंबर्स क्या होता है। एक बच्चे ने पूछा बहुत ही डिफिकल्ट सवाल कि रियल नंबर क्या होते हैं सर। बच्चे की आइडेंटिटी को गुप्त रखा जाता है ताकि पता ना लग जाए कौन था। चलिए भाई, चले आगे। वर्ड प्रॉब्लम्स। पहली, आप इसे कन्वर्ट करो आप एक्स वाई में, तो बताओ मुझे कैसे या क्या आंसर आएगा इसका। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स ऑफ रुपीज। बैट का कीमत कितना माना है आपने? बैट का माना है एक्स रुपीज है ना, 1 बैट है ना, और 1 बॉल कितने का माना है आपने? वाई रुपीज। तो आपके 7 बैट कितने हो गए? 7x प्लस 6 बॉल्स कितनी हो गई? 6y की। ओ भाई, 13,200 रुपये के। ज्यादा ही महंगे नहीं आ रहे हैं क्या ये? हाँ, क्या इतने के ही आते हैं? 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3 बैट्स, 3 बैट्स 5 बॉल्स इज इक्वल्स टू, क्लियर? ये हो गया। अब आप बताइए, इसको सॉल्व तो यार कर ही लोगे आप। क्या आंसर आ रहा है आपका? एक्स कितना आ रहा है? 1800, और वाई कितना आ रहा है? 100। इसके अंदर बस यही कहानी है कि आपको ना बस यहाँ तक कन्वर्ट करना है, उसके बाद तो आपको सॉल्व करना आता ही है। ठीक है, बस। हम्म हम्म फिक्स चार्जेस का तो यही मतलब हुआ ना कि हर किलोमीटर पे कितना चार्ज लेता होगा। फिक्स चार्ज का मतलब है उसका कि जैसे उसे 10 किलोमीटर जाना है, आप टैक्सी हायर करोगे तो बोलो भाई मैं 300 रुपये तो पक्का लूंगा ही लूंगा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा पड़ेगा वो आप दे देना। जैसे मान लो आप यहाँ से जाते हो फरीदाबाद से, और आप यहाँ से फरीदाबाद से आप जा रहे हो, ठीक है, तो फरीदाबाद से आप कहाँ जाते हो? मतलब आपको 25 किलोमीटर दूर जाना है, तो उसने बोला कि भाई देखो 10 किलोमीटर तक का 300 रुपये तो पक्का है ही है। टैक्सी वाला बोला उसके हिसाब से पर किलोमीटर 12 रुपये दे दीजिएगा, आप जो भी देना है, जितना जाओ उतना चले जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। 300 रुपये तो आपका मिनिमम है ही है, मतलब ये हो गया। जैसे वो होता है ना घरों में लाइट के मीटर्स होते हैं, प्रीपेड मीटर नहीं होता, जो डायरेक्ट मीटर होता है वो, उसमें क्या होता है आप घर में बेशक बंद बंद करके चले जाओ 2 महीने के लिए, लेकिन फिर भी आपका बिल आता है। फिक्स अमाउंट 300 रुपये तो आएगा ही आएगा ना। हम्म
मैं आपको बता देता हूँ फिक्स्ड चार्ज जो आएगा इसमें वो आएगा आपका 60 रुपीज और आपका रेट पर किलोमीटर जो आएगा वो आएगा आपका 15, ठीक है ना। ये आपने निकालना है। ये निकालना है जो दिखा है मैंने, फिक्स चार्ज एक्स मान लो, रेट पर किलोमीटर जो दिया है वो मान लो आप वाई। क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको एक बार। उसने क्या बोला है कि टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज एंड द रिमेनिंग डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर, ठीक है ना। तो उसने बोला इफ अ पर्सन ट्रेवल 60 किलोमीटर ही पेज 960 एंड फॉर ट्रेवलिंग 80 किलोमीटर ही पेज 1260। अब उसने क्या बोला, उसने बोला कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो एक्स है, मान लो आप फिक्स्ड चार्ज कितना हो गया, एक्स रुपीज हो गया आपका, और चार्ज पर किलोमीटर कितना हो गया, चार्ज पर किलोमीटर हो गया वाई रुपीज। अब उसने बोला कि जो सिटी वो जो पर्सन है वो 60 किलोमीटर ट्रेवल करता है और वो 960 रुपये देता है, तो 60 किलोमीटर के 960 रुपये देता है। कैसे दिए होंगे, उसने फिक्स चार्ज दिया होगा प्लस 60 किलोमीटर का कुछ वाई के हिसाब से दिया होगा, तभी तो ये 960 बना होगा भाई, तभी तो बना होगा ना भाई। फिक्स चार्ज दे दिया 300 रुपये मान लो, और आगे जो बन रहा है वो दे दिया, इक्वेशन 1। दूसरा क्या हो गया आपका, x plus 88 80 किलोमीटर के कितने दे रहा है वो, तो x प्लस 80y इज इक्वल टू 1260। सॉल्व कर लो इनको। अब आपको मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ अभी, इसमें और भी क्वेश्चंस हैं और ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है। ये रहे सब, मैं आपको ग्रुप पीडीएफ भिजवा रहा हूँ मैम से कह के, ठीक है। ये वर्ड प्रॉब्लम ट्राई मारनी है आपको, इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ पीडीएफ डॉक्यूमेंट क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कौन सा हो गया है, तीसरा फोर्थ हो गया ना ये तो ये फोर्थ क्लास है, थर्ड क्लास है, तीसरी है ना ये तो, है ना, तीसरी है ना।